बेसिकली हर एक मटेरियल का स्ट्रक्चर एटम से बना हुआ है। एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी कही जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इसलिए मेटल के इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़कर मेटल के अंदर घूमने फिरने के लिए फ्री हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन इतने स्वतंत्र नहीं है कि मेटल को छोड़ के जा सके। राइट। तो किसी भी मेटल के सरफेस में से, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आप निकालना चाहते हैं तो फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी। एक तो एनर्जी वो है जो एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, और मेटल में से, यानी एक पीस है आपके पास, मेटल का पीस है, उस पीस में से बाहर निकालने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब ये एनर्जी देने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आप मेटल को सिंपली क्या कर दें, हीट कर दें, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, आपके पास एक मेटल पीस है, इसे आपने किसी भी तरीके से हीट कर दिया। जब आपने हीट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहा जाएगा अब, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलेंगे हम थर्मियोनिक एमिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, थर्मियॉन्स। है कुछ नहीं, है इलेक्ट्रॉन ही, जैसा इलेक्ट्रॉन होता है वैसा ही है, लेकिन हीट से निकलकर बाहर आया तो थर्मल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन के निकलने की इस प्रोसेस को बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और है, क्या, कि आप इस मेटल पीस को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें इस पूरे के पूरे मेटल को। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे बनाते हैं, कैपेसिटर की दो प्लेट्स में एक पॉजिटिव और एक को निगेटिव करते हैं, तो क्या बनता है, आपका बन जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को। और एक सर्टेन वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन सरफेस में से, मेटल में से बाहर निकल जाएंगे। ये हुआ कौन सा, ये हुआ आपका एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस प्रोसेस का नाम होगा, इस प्रोसेस का नाम होगा फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से किसी मेटल में से या किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देने का प्रोसेस कहलाया जाएगा फील्ड एमिशन। और जो ये इलेक्ट्रॉन अब निकल करके बाहर आया है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसे आप क्या बोल देते हैं, इसे फील्ड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। है ये इलेक्ट्रॉन ही, वैसा ही इलेक्ट्रॉन है जैसा इलेक्ट्रॉन होता है, कोई इसमें अंतर नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड से निकला तो फील्ड इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। एक और तरीका है, एक और तरीका होता है क्या, कि किसी मेटल के ऊपर आप क्या करें, ये मेटल है, और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे दें, बहुत तकड़ी एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ स्ट्राइक करे, और फिर खुद तो छिटक के चला ही जाए दूसरी तरफ, एक आध इलेक्ट्रॉन को अपने साथ और निकाल ले बाहर। मिट्टी के ढेर में आप पत्थर फेंक के मारो तो मिट्टी उड़ा के ले जाएगा अपने साथ।
तो ये कहलाता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कहलाता है सेकेंडरी एमिशन। और एक तो इलेक्ट्रॉन वो था जो आपने मारा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन और निकल कर आया, तो इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। है कुछ भी नहीं है वही का वही इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा इसे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और एक तरीका जिसकी हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडी करनी है, वो तरीका है क्या, कि आप मेटल है, मेटल सरफेस के ऊपर आप इंसिडेंट कर दें क्या? लाइट। और लाइट इंसिडेंट होने पर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फोटो एमिशन। इलेक्ट्रॉन का इस तरह से निकलना क्या कहला जाएगा? फोटो एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है, अब इसे क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। हालांकि कुछ भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ही है, जैसा इलेक्ट्रॉन होता है वैसा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लाइट से निकला तो इसे हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो एमिशन, या इसका जो प्रॉपर नेम है इस पूरे फिनोमिनन का, लाइट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है। हेडिंग डालिए थर्मियोनिक एमिशन। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। एक्चुअली हम जगह जगह लिखेंगे मेटल सरफेस, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेटल ही हो। मेटल्स में से निकालना आसान है, प्लास्टिक में से, लकड़ी में से निकालना मुश्किल है, उससे पहले जल भून कर खत्म हो जाएगी ये। लेकिन जरूरी नहीं है। जो कल मैं आपको बता रहा था सीआरटी, उसमें फिलामेंट है, लेकिन उसके ऊपर एक और लेयर लगाई जाती ताकि इलेक्ट्रॉन आराम के साथ निकल जाए। तो जरूरी नहीं कि मेटल में से निकलेगा, कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन अक्सर लिखा जाता है मेटल। तो ब्रैकेट में कर लो मेटल को आप, मेटल वर्ड को ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है। हाँ, क्या लिखा आपने? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस बाय हीट। Electrons are called thermions. Such electrons are called thermions. Next head डालिए field emission. Emission of electron by electric field. Such electrons are called field electrons. Secondary emission. Emission of electron by bombardment of electrons. Such electrons are called secondary electrons. अब लिखेंगे आप फोटो एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस, ब्रैकेट में आप मेटल लिख लीजिए। हालांकि मेटल सरफेस होना जरूरी नहीं है, लेकिन किताबों में, टोटल किताबों में मेटल सरफेस लिखा हुआ है। और फिर मुझे समझ में नहीं आता क्या करते हैं लोग, और फिर इसी चैप्टर के लास्ट में एक चीज और दे रखी, वहां तो मेटल नहीं है, वहां से क्यों इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हो? तो इससे कोई मतलब नहीं कि मेटल सरफेस है या नहीं है, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। क्या लिखा आपने? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस by the incidence of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक। फिर यहां मेरी कंट्रोवर्सी चलती है, सारी किताबों में लिखा हुआ लाइट 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 लाइट। जरूरी नहीं है लाइट का होना।
लाइट एक्चुअली लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन है जो हमारी आंखें रिसीव कर सकती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हम नहीं देख पाते, लेकिन है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिस सरफेस से लाइट से एमिशन होता है उसी सरफेस पर अगर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट कर दें तो बहुत बढ़िया वाला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। जिस सरफेस से एमिशन हो जाता है नॉर्मल लाइट के द्वारा, उस पर अगर आप जो लाइट नहीं है अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट कर दे तो और भी बढ़िया एमिशन होगा। अभी पढ़ लेंगे इन सब चीजों को हम आगे। तो लाइट जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। The emitted electrons are called photoelectrons and the electric current in the circuit, ब्रैकेट में वर्ड लिखिए इफ एनी, इफ देयर इज लिख दो इसे, इफ देयर इज, अगर करंट है तो, जरूरी नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से करंट ही हो। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इफ देयर इज, क्या लिखा आपने, द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इन्वेंशन हुआ वो अचानक हो गया। साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, कर रहे थे कुछ और, अचानक से एक ऑब्जर्वेशन सामने आया, एक नया ऑब्जर्वेशन सामने आया, और फिर उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन को और डिटेल स्टडी की, फिर अपने इक्विपमेंट्स उन्होंने डेवलप किए उस ऑब्जर्वेशन को, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के। हर्ट्ज, उन्होंने एक नया ऑब्जर्वेशन अचानक से देखा और फिर इसकी डिटेल स्टडी की, और उस ऑब्जर्वेशन को डिटेल में स्टडी करने के लिए एक इक्विपमेंट, पूरा एपरेटस बना लिया। वही एपरेटस के बेस पर हम सारा का सारा ये ऑब्जर्वेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट था, मतलब क्या एपरेटस था उनका? एपरेटस उनका था कि एक ग्लास ट्यूब थी जिस पर वो बेसिकली, जिसके साथ वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। ये ग्लास ट्यूब, इनिशियली तो ग्लास ट्यूब नॉर्मल ग्लास की थी, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी ग्लास ट्यूब बनाई, और इस ग्लास ट्यूब में एक पार्ट उन्होंने बनाया स्पेशली क्वार्ट्ज का। ये कैसी ट्यूब है? ये तो ग्लास है, और ग्लास का एक पोर्शन उन्होंने काट करके वहां लगा दी क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज की खिड़की लगा दी। मतलब एक पोर्शन को काट के उन्होंने क्वार्ट्ज लगा दिया। क्वार्ट्ज इसलिए लगाया जाता है कि ग्लास जो है आपका, ग्लास, ग्लास के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि बहुत सारे रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है। क्वार्ट्ज नहीं रोकता। क्वार्ट्ज के ऊपर आप जिस जो लाइट डालोगे वो सारी लाइट पार निकाल देगा अपने आप अंदर से, इसलिए क्वार्ट्ज की विंडो लगाई उन्होंने। ठीक है, दो प्लेट लगाई उन्होंने आमने सामने। एक प्लेट ये, इस प्लेट का नाम हम बोलेंगे एमीटर। क्या बोलेंगे इसे? एमीटर। सामने एक और प्लेट लगा दी, इस प्लेट का नाम हम बोलेंगे कलेक्टर। कई किताबों में इसे कैथोड और एनोड कहा गया, जो एक मूर्खता है। कैथोड या एनोड का मतलब नहीं है, ये कलेक्टर और एमीटर है। कनेक्शन बाहर निकाले। इस सर्किट में कलेक्टर एमीटर के बीच कितनी करंट फ्लो करनी है, इसे मेजर करने के लिए एक मिली एमीटर लगाया, और कलेक्टर एमीटर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल में, और सीरीज में लगा दिया एक मिली एमीटर। मिली एमीटर मतलब जो बहुत छोटी सी करंट को भी मेजर कर लेगा।
राइट। इसके बाद एक और जुगाड़ बनाया गया, जुगाड़ ही है ये, एक्चुअली रियोस्टेट का ही एक रूप है बदला हुआ, जिसमें दो वाइपर आर्म होते हैं। रियोस्टेट का ही एक रूप है जिसमें दो वाइपर आर्म है, इसे कहा जाता है पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट का ही एक रूप है ये, दो वाइपर आर्म है, एक वाइपर आर्म यहां लगाया, दूसरा वाइपर आर्म यहां। ये जो सिंबल है इसका मीनिंग ये होता है कि ये दोनों तार एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है दोनों के दोनों। ठीक है, साथ में यहां लगा दी उन्होंने एक की, ऑन ऑफ स्विच। ये पूरा एपरेटस बन गया, ये पूरा एपरेटस तैयार हो गया। यहाँ जो नीचे वाला पोर्शन है, इसका काम सिर्फ ये है कि इलेक्ट एमीटर और कलेक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। और इन दो वाइपर आर्म का क्या काम है, आप ध्यान से देखिएगा। अभी ये एमीटर कहां जुड़ा हुआ है, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और अभी इस कंडीशन में देखिए जरा, ये कलेक्टर कहां जुड़ा हुआ है, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो अभी आप ये कहेंगे कि कलेक्टर के रेस्पेक्ट में एमीटर पॉजिटिव है, या आप क्या कहेंगे कि एमीटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर नेगेटिव है। लेकिन अगर इन वाइपर आर्म की मैं पोजीशन बदल दूं, यहां देखो, तो यहां से मैं इनकी ऐसे पोजीशन लिया हूं, तो क्या होगा देखना जरा। ये वाइपर आर्म मैं यहां लिया हूं, तो फिर ये एमीटर किसकी तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। और ये कलेक्टर यहां इधर आया, तो कलेक्टर किसकी तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा, इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, फिर एमीटर आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों वाइपर आर्म्स के बीच में जितना फासला होगा, अच्छा एक बात सुनो, मैं इस इन दोनों वाइपर आर्म्स को यहां लगा दूं बिल्कुल, तो क्या कहोगे आप, तो क्या कहोगे आप कलेक्टर और एमीटर को, जितना पोटेंशियल एमीटर का उतना ही पोटेंशियल कलेक्टर का, दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जीरो पोटेंशियल। समझ रहे हो बात को। भाई मैंने ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो यहाँ 12 वोल्ट मिलेगा मुझे और यहाँ 0 वोल्ट मिलेगा, बीच में मान लो 6 वोल्ट है। मैंने दोनों वाइपर आर्म को यहाँ लगा दिया, तो क्या हुआ, एमीटर भी 6 वोल्ट पर है, कलेक्टर भी 6 वोल्ट पर है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और जितना इनके बीच में डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, उतना ही बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होता चला जाएगा कलेक्टर और एमीटर के बीच में। इस टाइम में जैसे ये लगे हुए हैं, मैं जितना यहां लेके जाऊंगा, एमीटर का वोल्टेज जीरो की तरफ आता चला जाएगा और कलेक्टर का पोटेंशियल मोर एंड मोर पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो फिर ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं इन दोनों आर्म को यहाँ उल्टा कर दूं, यहाँ, तो भी जितना ज्यादा गैप होगा दोनों वाइपर के बीच में, उतना ही बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका जो ये एमीटर है, ये कहाँ पॉजिटिव के होगा, किसके रेस्पेक्ट में, कलेक्टर के रेस्पेक्ट में। इस पोर्शन का काम है सिर्फ क्या, कलेक्टर एमिटर की पोलैरिटी डिसाइड करना, कौन किसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, कौन किसके रेस्पेक्ट में निगेटिव है, और साथ ही साथ क्या करना, साथ ही साथ कलेक्टर एमिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बदलना। कितनी करंट फ्लो कर रही है कलेक्टर एमिटर के बीच में, ये मिली एम्पियर से मीटर से पता लग जाएगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कहाँ पोलैरिटी है, ये आपके इस वोल्ट मीटर से पता लग जाएगा। ये वोल्ट मीटर भी स्पेशल वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर टाइप का, जो दोनों तरफ को रीडिंग दे सकता है। कभी ऐसा होगा कि एमीटर हम रखेंगे पॉजिटिव
तो यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव होना चाहिए। कभी ऐसा भी होगा कि कलेक्टर पॉजिटिव एमीटर नेगेटिव, तो अपोजिट जाना चाहिए इसको। तो ये भी स्पेशल टाइप का वोल्ट मीटर है जो दोनों तरफ की रीडिंग देगा। एनीवे अब ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन क्या था? उन्होंने सबसे पहले जो सबसे पहला इनिशियल प्रैक्टिकल किया था, उसमें ये एमीटर, एमीटर क्या है? ई, ई जिसे हमने लिखा है ये क्या है? ये है एमीटर प्लेट। और सबसे पहले ये उन्होंने बनाई थी जिंक की। भाई दी वो जिंक की बना ली। फिर तो उसके बाद में उन्होंने इसको मटेरियल चेंज करा, कभी जिंक, कभी निकल, कभी गोल्ड, कभी कॉपर, कभी एल्युमिनियम, बार बार चेंज करते रहे। इसकी प्लेट भी ऐसी चेंज करी। तो इनिशियली जिंक की प्लेट से एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। करेक्ट। तो क्या देखा? ये वाली आपकी जो ट्यूब है ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है। इसके अंदर क्या है? ये फ्री स्पेस, इक्वेटेड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ओके। और सी क्या चीज है? कलेक्टर प्लेट। ये भी जिंक की थी, लेकिन इसका मटेरियल इफेक्ट नहीं करता कुछ भी, ऑब्जर्वेशन पे इसमें चेंज नहीं आता। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा? पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि इस क्वार्ट्ज विंडो से अगर कोई लाइट यहां इंसिडेंट करते हैं जिंक की प्लेट पर, तो तुरंत इस मिली एम्पियर मीटर में डिफ्लेक्शन आता है। ये मिली एम्पियर मीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि कलेक्टर एमीटर के बीच में कुछ करंट चल रही है। यहाँ लगी अब भी मैंने गलत बना दिया। इस मिली एम्पियर मीटर को यहाँ नहीं, यहाँ डालना चाहिए हमें। तो ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर एमीटर के बीच वाली करंट को मेजर करेगा। हो सकता है एक करंट कहाँ से सेटअप हो रही हो, वोल्ट मीटर के थ्रू भी चल रही हो, सर्किट कंप्लीट हो रहा है वोल्ट मीटर के थ्रू, अगर यहाँ लगा देते हो तो ये केवल कलेक्टर के साथ लगेगा। तो जैसे ही यहाँ लाइट इंसिडेंट करते हैं एमीटर प्लेट के ऊपर, तुरंत इस मिली एमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। और इस मिली एमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब कलेक्टर और एमीटर के बीच में करंट का फ्लो बना हुआ है, भले ही कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोई इनके बीच में वायर कंडक्टर कुछ भी नहीं है, तब भी मिली एम्पियर मीटर में करंट फ्लो कर रही है जैसे यहाँ लाइट इंसिडेंट करते हैं। लाइट भी कोई ऐसी वैसी लाइट नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया, हर्ज ने कहा कि जब यहां से आप एक लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों है ये अभी आगे समझ आएगी बात। हम वर्ड बार बार यूज करेंगे सूटेबल फ्रीक्वेंसी। ये लाइट आपने इंसिडेंट करी, मैंने जानबूझकर इसको लहरदार बनाया है, हालांकि लाइट लहरदार नहीं होती। तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसे ये लाइट इंसिडेंट होती, इस एमीटर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन एमिट होने शुरू हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को सामने दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है सामने? इन्हें पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट दिखाई दे रही है। तो क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन? सामने की प्लेट पर चले जाते हैं। बीच में इवैक्यूएशन है, फ्री स्पेस है ऑलमोस्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाला भी कोई नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन गया कलेक्टर और एमीटर के बीच में, किसी भी सर्किट के थ्रू कैसे ही बन रहा हो, तो फिर क्या मिलता है? मिली एम्पियर मीटर में आपको करंट शो होती है। मिली एम्पियर मीटर में करंट शो होने का मतलब फिजिकल कांटेक्ट ना होते हुए भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, किसके? एमीटर और कलेक्टर के बीच में। एमीटर कलेक्टर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन चल रहा है। लाइट बंद की, लाइट का इंसिडेंस रोक दिया, इसके ऊपर काला पेपर लगा दिया, तुरंत करंट रुक गई। ठीक है। और लाइट भी जब उन्होंने यहां रेड लाइट इंसिडेंट कराई तो करंट नहीं आ रही थी, ग्रीन लाइट इंसिडेंट कराई, ब्लू लाइट इंसिडेंट कराई तो करंट आ गई। रेड लाइट कितनी भी स्ट्रांग, कितना भी बड़ा उन्होंने 200 वाट का बल्ब लगा दिया लाल रंग का, लाल फिल्टर उसके ऊपर चढ़ा के, कितनी भी स्ट्रांग रेड लाइट इंसिडेंट करा ली इन्होंने, करंट नहीं आई, करंट आई ही नहीं। और हल्की सी भी रेड लाइट, मतलब ग्रीन लाइट हल्की सी भी या ब्लू लाइट हल्की सी भी इंसिडेंट कराते हैं तो करंट आ जाती है तुरंत।
समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन था। तो एक बार उन्होंने कहा भाई ठीक है, ब्लू लाइट से यहाँ ग्रीन लाइट से यहाँ पर करंट आ रही है। अब उस करंट को किस तरह से करंट वो वेरी कर रही है, इसके लिए उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। पूरा खेल इस पूरे लेसन में, सारा खेल ग्राफ्स का ही है बस। बहुत सारे ग्राफ्स हैं इस पूरे के पूरे लेसन में। ग्राफ बनाने के लिए भी आते हैं, ग्राफ पर क्वेश्चंस भी आते हैं, ग्राफ का ही खेल है पूरे के पूरे लेसन में। तो पहला ग्राफ उन्होंने बनाया, एक ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया। किस किस के बीच में? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं नाम सिंपल लिख रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। ठीक है। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? जो इन दोनों वाइपर आर्म से आपने सेट किया है कलेक्टर और एमीटर के बीच में। इनिशियली एमीटर को रखा गया निगेटिव। देखिए ध्यान से, जैसे कि इस टाइम ये डायग्राम है, ये एमीटर कहाँ कनेक्टेड है? टुवर्ड्स निगेटिव टर्मिनल। और कलेक्टर कहाँ कनेक्टेड है? कलेक्टर इज कन्वर्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। In this situation, emitter is negative with respect to collector और collector is positive with respect to emitter. तो emitter को negative और collector को positive रखा गया। emitter को negative और collector को क्या रखा गया? Positive रखा गया। तो उन्होंने क्या देखा? पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जब कलेक्टर एमिटर के बीच में कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है का मतलब ये दोनों जो वाइपर आर्म है, इन दोनों को कहीं पर एक साथ मिला दिया, चाहे यहां मिला दिया एक साथ या यहां मिला दिया एक साथ, जितना पोटेंशियल कलेक्टर का उतना ही पोटेंशियल एमिटर का, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तब भी थोड़ी सी हल्की फुल्की फोटो इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। एमीटर मिली एमीटर में क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले आते हैं और फोटो जो लाइट आप यहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी आपने फिक्स कर ली। एक बार जितनी स्ट्रॉन्ग लाइट यहाँ आ रही थी उसे फिक्स कर लिया, गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए और सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया कलेक्टर एमिटर के बीच में। उन्होंने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती चली जाती है एक सर्टेन वैल्यू तक, और फिर जाकर के कितना भी डिफरेंस बढ़ा दो कलेक्टर एमिटर के बीच पोटेंशियल का, और करंट का बढ़ना रुक जाता है। करंट नहीं रुकती, करंट का बढ़ना रुक जाता है। समझ आई? जब उन्होंने देखा कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 1 वोल्ट, तो हल्की सी करंट, 0 वोल्ट था तो हल्की सी करंट, पोटेंशियल डिफरेंस वाइपर आर्म से एडजस्ट कर दिया 5 वोल्ट, करंट और बढ़ी। फिर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट कर दिया, करंट और बढ़ी। 50 वोल्ट कर दिया, करंट बढ़ गई। 60 वोल्ट करा तो अब करंट नहीं, फर्दर नहीं बढ़ रही, जितनी बढ़नी थी जहां तक बढ़नी थी वो बढ़ती चली गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट इंसिडेंट करी, और फिर से पूरा प्रैक्टिकल दोहराया। तो पता ये लगा कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर जितनी करंट पहले मिल रही थी अब उससे ज्यादा करंट मिल रही है। और ऑब्जर्वेशन वही है कि जैसे जैसे कलेक्टर मीटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस करंट का बढ़ना भी एक जगह जाकर के बंद हो जाता है, फिर ये करंट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है। ये लाइट की इंटेंसिटी 1, ये लाइट की, बल्कि मैं 1 या 2 ना ला करके लो इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी कैसी है? हाई इंटेंसिटी। जब स्ट्रोंगर लाइट आई, जब स्ट्रोंगर लाइट यहां इंसिडेंट कराई,
स्ट्रोंगर लाइट इंसिडेंट कराने पर क्या हुआ, मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट बढ़ गई, मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंचकर करंट को सैचुरेट होना, और ज्यादा बढ़ा दो इंटेंसिटी, एक और ग्राफ बन जाएगा इसके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच करके करंट सैचुरेट होनी ही होनी है। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी जो करंट मिल रही थी पहले कम इंटेंसिटी पर, अब ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने पर जीरो पोटेंशियल पर भी करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट इंक्रीज हो गई। करेक्ट। अब क्या किया उन्होंने, इसकी पोलैरिटी को पलट दिया। पलट दिया क्या मतलब, ये वाला वाइपर आर्म यहां और ये वाला इधर। तो जब ये वाइपर आर्म यहां आ गया तो फिर कलेक्ट एमीटर किससे जुड़ाएगा, पॉजिटिव से। ठीक है। ये जो ग्राफ पर हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, इस एक्स एक्सिस पर, इस एक्स एक्सिस में, इस पूरे के पूरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि कलेक्टर इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, या एमीटर इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर। यहां इसका उल्टा कर लिया। तो उन्होंने देखा कि जब एमीटर और कलेक्टर की पोलैरिटी बदल दी, यानी कलेक्टर को निगेटिव कर दिया और एमीटर को पॉजिटिव कर दिया, कलेक्टर को निगेटिव कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, हम एक्चुअली बात करेंगे सिर्फ कलेक्टर की। ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपका, मैं लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टर इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, एमीटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर पॉजिटिव है। और जो निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टर इज निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। हमें एक्चुअली कलेक्टर की पोलैरिटी से ज्यादा मतलब है। तो उन्होंने देखा कि जब कलेक्टर एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी कि कलेक्टर ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, तो करंट आ रही है, हल्की सी करंट आ रही है, ये रही। अब उसके बाद क्या करा, उसके बाद उन्होंने कलेक्टर को निगेटिव कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, और कलेक्टर का निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो उन्होंने देखा कि जो करंट थी एमीटर में, मिली एमीटर में, वो करंट घटने लगी, और एक सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर के लिए करंट बिल्कुल जीरो हो गई। समझ रहे इस बात को, कलेक्टर को पहले तो जीरो किया विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, देखा अब भी करंट है, फिर कलेक्टर को निगेटिव करते जाए, मोर एंड मोर निगेटिव करते चले गए विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, देखा यहां करंट घटती गई, और एक सर्टेन निगेटिव वैल्यू ऑफ निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर पर जाकर करंट कितनी हो गई, करंट बिल्कुल जीरो हो गई, वाई एक्सिस पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बचा, खत्म हो गया। यही ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए किया, तब भी यही बात निकल कर आई कि जैसे जैसे कलेक्टर को निगेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, वैसे वैसे क्या करंट डिक्रीज हो रही है। जब करंट डिक्रीज हो रही है तो ये करंट, लेकिन अमेजिंगली दोनों ग्राफ एक जगह आकर मिल गए। मतलब कलेक्टर के जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर लो इंटेंसिटी वाली करंट जीरो हो रही थी, कलेक्टर के उसी नेगेटिव पोटेंशियल पर हाई इंटेंसिटी वाली करंट भी जीरो हो गई। कलेक्टर का निगेटिव पोटेंशियल, ये कलेक्टर का निगेटिव पोटेंशियल वी सी बोल देता हूं मैं, नो वी नॉट लिख देता हूं मैं इसको, वी नॉट, वी नॉट, ये वी नॉट, ये जो वी नॉट है ये क्या है, मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर। किस काम के लिए, टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इसका नाम उन्होंने दिया क्योंकि ये रोक देता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल।
क्या नाम दिया इसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आया कि आप इंटेंसिटी यहां इस एमीटर पर हल्की सी लाइट इंसिडेंट करें या कितनी भी स्ट्रॉन्ग लाइट इंसिडेंट करें, करंट की वैल्यू तो डिपेंडेंट है इस इंटेंसिटी पर। देखिए ध्यान से, मैक्सिमम सैचुरेटेड करंट जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट इंसिडेंट करी तो ज्यादा है, हल्की सी लाइट इंसिडेंट करी तो ये करंट क्या है, कम है। लेकिन इस करंट को रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर दोनों ही केस में सेम आ रहा है। ठीक है। हुँ? यही बात समझ नहीं आ पा रही थी कि इंटेंसिटी कितनी भी स्ट्रांग कर लो, करंट को रोकने के लिए उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल क्यों चाहिए? जबकि इंटेंसिटी ज्यादा कम, भाई धूप इस टाइम बादल है, हल्की है, हमें धूप में गर्मी नहीं लगेगी, कम लगेगी। लेकिन अगर आसमान साफ है, अब ये बादल हट जाए तो धूप में खड़े होना मुश्किल हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ गई ना। मींस अब हम ज्यादा एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी सीधी सीधी सी बात है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इंटेंसिटी की तो डेफिनेशन ये है, एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। लेकिन फिर क्यों लार्ज इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी होने पर भी उतने ही नेगेटिव पोटेंशियल पर सारे इलेक्ट्रॉन रुक जा रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा था, और कई सारे ग्राफ बने थे, समझ ही नहीं आ रहे थे किसी को। आइंस्टीन ने बता दिया कि सिर्फ एक छोटी सी बात बताई कि ऐसे है रहा है। एक छोटा सा कंसेप्ट उन्होंने इवॉल्व किया कि ये वेव का पार्टिकल नेचर है। यहाँ वेव पार्टिकल की तरह काम कर रही है, यहाँ लाइट है, ठीक है लाइट वेव, लेकिन यहाँ वो पार्टिकल की तरह काम कर रही है, डुअल नेचर है। और दुनिया बदल गई सारी। आज हमारे लाइफ में सैकड़ों चीजें ऐसी हैं जो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही काम कर रही हैं। यही है साइंस के नेचर को पहले समझना और फिर उसे अपने लिए यूज करना। यही है साइंस, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो ग्राफ निकल कर आया, इस ग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन था वो क्यों था, वो कैसे था, वो ये ग्राफ क्यों कैसे आ रहा था? ये ग्राफ कैसे आ रहा था? यहां उन्होंने कहा, हर्ज ने, कि जब यहाँ लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उस लाइट की एनर्जी को लेकर के इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और वो इलेक्ट्रॉन्स में से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एमीटर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, एक बादल सा बना लेते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहां से, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो इतनी कम है कि बस वो निकल के बाहर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा और दूर चले गए, फिर उस अपने ही जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन के बादल में ट्रैप हो गए। कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा एनर्जी लेकर निकलते हैं कि वो उस बादल को पार करते हुए कलेक्टर तक पहुंच गए। लाइट यहाँ लगातार इंसिडेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिटर होते जा रहे हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन दिखता तो ही नहीं, देखा ही नहीं किसी ने आज तक, लेकिन है वो। एमीटर से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच गया विदाउट, इवन विदाउट एनी अट्रैक्शन। अभी आपने कलेक्टर को जीरो पोटेंशियल पर रखा हुआ है एमीटर के रिस्पेक्ट में, तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कलेक्टर पर पहुंच रहे हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस मिली एम्पियर मीटर में करंट शो हो रही है। और वो करंट कौन सी है? वो ये वाली करंट है। अब जब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, स्ट्रॉन्ग लाइट इंसिडेंट कर दी, तो सीधी सीधी सी बात है कि हल्की सी लाइट पर कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकंड, और जब आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो पर सेकंड एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। उनमें से ही कम इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो कम ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा, सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंच रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन ही इकट्ठे हो गए। लेकिन जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, तो ज्यादा ही कलेक्टर तक पहुंचेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि जीरो पोटेंशियल होने पर, कलेक्टर का जीरो पोटेंशियल होने पर भी करंट इंक्रीज हो जाती है। कब? जब आपने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आपने इंक्रीज कर दी। तो
अब ये वाला ग्राफ क्या है, इस पार्ट को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाते कलेक्टर पर, बहुत सारे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए एमीटर के चारों तरफ एक बादल की शेप में। अब आपने कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन में तो इतनी एनर्जी थी जो बिना अट्रैक्शन के ही कलेक्टर पर पहुंच गए थे। अब कलेक्टर पर अट्रैक्शन दिखाई दे रहा, तो अब इस बादल में से, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से कुछ और इलेक्ट्रॉन जिनमें उतनी एनर्जी नहीं थी कि अपने आप पहुंच सके, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, सहारा मिल गया, वो कलेक्टर तक पहुंच गए। कलेक्टर तक पहुंच गए तो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गई। जैसे जैसे आपने कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ाते गए, मोर एंड मोर पॉजिटिव करते गए विद रेस्पेक्टोमीटर, ज्यादा 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 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे कहाँ, सामने कलेक्टर पर, तो करंट लगातार बढ़ती गई। एक सर्टेन कलेक्टर का एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऐसा हुआ कि जितने भी एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे हैं, चाहे उनकी एनर्जी जीरो है या कुछ भी है, सारे के सारे खींच लिए किसने, सारे के सारे खींच लिए किसने, खींच लिए इलेक्ट्रॉन से। पहले अगर पर सेकंड 1000 इलेक्ट्रॉन निकल लेते तो बिना कलेक्टर के, बिना पॉजिटिव पोटेंशियल के, जीरो पोटेंशियल पर 1000 में से 10 पहुंच रहे थे, हल्की सी करंट थी। आपने पोटेंशियल ज्यादा कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, मोर पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव किया, तो जो 990 बचे हुए थे एक सेकंड में एमिट वाले, उनमें से 90 और पहुंचने लगे, बढ़ गई करंट। आप बढ़ाते गए पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर का, तो इस रुके हुए इलेक्ट्रॉन्स में से भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंचने लगे। एक कंडीशन ऐसी आई कि एक सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, 1000 के 1000 पहुंच गए। अब आप कलेक्टर का पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लो, जब और फर्दर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है, तो करंट क्यों बढ़ेगी, अब करंट क्या हो गई, सैचुरेट। लेकिन अब ऊपर वाला ग्राफ क्यों आ रहा है फिर ये, उन्होंने कहा जी कल आपने जब लाइट इंसिडेंट बढ़ा दिया, स्ट्रॉन्गर कर दी, पहले 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट हो रहे थे, अब 1500 एमिट होने लगे पर सेकंड, जब स्ट्रॉन्गर लाइट हो गई, तो कलेक्टर पर अब पर सेकंड मैक्सिमम कितने पहुंचेंगे, 1500। जब कलेक्टर का पोटेंशियल काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर क्या हुई, सैचुरेट करंट बढ़ गई, सैचुरेट करंट बढ़ गई, करेक्ट। ये वाला ग्राफ का ऑब्जर्वेशन समझ आ गया, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ कि क्यों आ रहे हैं ग्राफ ऐसे, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। अब ये वाले पार्ट की बात रही, सिंपल सी बात है कि आपने कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल दे दिया, मतलब यहाँ कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो अब ये कलेक्टर कलेक्टर रिपल करने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के आने को। तो आपने हल्का सा निगेटिव दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी ही काइनेटिक एनर्जी के कारण कलेक्टर तक पहुंच रहे थे, अब उनमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ अब भी पहुंच जाएंगे जिनकी एनर्जी बहुत ही तकड़ी है। तो क्या हुआ, कलेक्टर को निगेटिव पोटेंशियल देने पर करंट कम हो गई, करंट की वैल्यू कम हो गई, कितनी से कम हो गई, उससे भी कम हो गई जितनी ये जीरो पोटेंशियल पर थी। कलेक्टर को और निगेटिव दिया, और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुकने लगे। एक सर्टेन वैल्यू ऐसी आई निगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर की कि यहां से निकलने वाला सबसे तेज इलेक्ट्रॉन भी अब कलेक्टर तक नहीं पहुंच सकता, रिपेल हो गया, बी कलेक्टर पर पहुंचने से पहले ही रुक गया। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल रुक जाएगी, चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग लाइट यहाँ डाल दो। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही थी कि दोनों ग्राफ एक जगह आकर क्यों मिल रहा है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, जबकि स्ट्रॉन्गर लाइट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे। भाई आप धूप में खड़े हैं, खुली धूप में खड़े हैं, तो तेज गर्मी लगेगी ना, क्योंकि आप पर सेकंड ज्यादा एनर्जी रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ स्ट्रॉन्गर लाइट इंसिडेंट करा दी, तो क्या हुआ, तो फिर यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, निगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर का। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हो ये रहा है कि चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग लाइट डाल दो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए एक ही पोटेंशियल है। समझ आई बात, क्लियर हुई इतनी बात कुछ, हाँ।